हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकेश शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का पूरा चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि भारत आज़ादी के बाद एक कैसा देश था, ठीक है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। और आज से जो 70 साल हो गए इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, तो 70 साल क्या इंडिया कितना प्रोग्रेस किया है, सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो, शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेयर, और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को भी लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, ठीक है। अब देखो, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले ये मैप देख लो, ठीक है। ये मैप एक डिस्प्यूटेड मैप है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। कि पाकिस्तान क्लेम करता है ये मेरा है, चाइना क्लेम करता है ये मेरा है, कि चाइना ये अरुणाचल प्रदेश भी क्लेम करता है कि ये भी मेरा है। तो एक डिस्प्यूटेड मैप लेके आया हूं मैं। मगर ये डिस्प्यूटेड मैप इससे लेके आया था ये दिखाने के लिए इंडिया पहले कितना बड़ा था। ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है जिसमें रेड डॉट दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा पार्ट जो पाकिस्तान का, ये पूरा पहले इंडिया में था, ठीक है। मगर जैसे ही पार्टीशन हुआ तो ये अलग देश बन गया, ठीक है। इंडिया से कट के एक नया देश बना जिसका नाम बना पाकिस्तान। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिली है वो कब मिली है? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 15 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। जो पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, ये किस बेसिस में हुआ है? ये पार्टीशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन के बेसिस में पूरे देश को पार्टीशन कर दिया, देश को बांट दिया। अब जब पार्टीशन हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि ड्यू टू द पार्टीशन 8 मिलियन रेफ्यूजीज हैड come into the country from the new country which is called पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज रहते थे, ठीक है, जिनको लगा कि ये मेरा घर नहीं है। देखो, वहां पे जब पार्टीशन हुआ था ना, तो ये कहा गया था कि भाई जो चाहे तो वो वहां पे जाके रह सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं इंडिया के, वो चाहते हैं कि मैं आगे जाके पाकिस्तान में रहूं, तो पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो रहते हैं, अगर वो चाहते हैं इंडिया आना, तो इंडिया आ सकते हैं। तो पाकिस्तान से जो इंडिया आए थे वो कितने रेफ्यूजीज थे? 8 मिलियन रेफ्यूजीज थे। और 8 मिलियन मतलब कितना हो गया? 80 लाख रेफ्यूजी पाकिस्तान में अपना सब घर, अपना सब बिजनेस, जितना भी जो भी था उनका, सब छोड़ छाड़ के वो इंडिया आ गए थे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रेफ्यूजीज आए थे इंडिया, these people has to start their life from scratch, obviously। फिर से उनको अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी, and they have to search for the jobs and home, ठीक है। अब आगे क्या हुआ देखो। अब पहली प्रॉब्लम थी कि रेफ्यूजी की, रेफ्यूजी बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक है। तो रेफ्यूजी कहाँ पे सेटलमेंट होंगे, ये गवर्नमेंट को देखना था। और ये भी देखना था वो क्या खाएंगे, आगे जाके वो कैसे जिएंगे, ठीक है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ चुकी थी। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तो पूरा इंडिया एक इंडिया नहीं था। इसमें बहुत सारे प्रोविंसेस थे, ठीक है, अलग अलग। जैसे ये एक प्रिंसली स्टेट हो गया, ये एक प्रिंस का राज हो गया, ये दूसरा प्रिंस का राज हो गया, ये तीसरा महाराज का एक राज हो गया, ऐसा चौथा। ऐसा करते करते टोटल कितने थे? 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के अंदर। मतलब तो अगर एग्जैक्ट फिगर बोलूं तो 565 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। अब ये इन सबको भी कन्विंस करना था कि तुम इंडिया का पार्ट बन जाओ। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। और ये जो रेफ्यूजी का प्रॉब्लम था, ये कैसा था? एक सोशल प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम था, ठीक है। तो तो इंडिया एक बार में दो प्रॉब्लम से डील कर रहा था। एक था सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफ्यूजी का, और दूसरा था पॉलिटिकल प्रॉब्लम। कि ये जो सब प्रिंसली स्टेट थे, इन सबको कन्विंस करना था और ये समझाना था, कन्विंस करके ये बोलना था कि आप इंडिया में जुड़ जाओ, आपको इससे फायदे होंगे, ठीक है। तो ये सब तरीके से इंडिया आगे जाके एक पूरा कंट्री बना, ठीक है। तो इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 28 states and 565 princely provinces, ठीक है। तो पहले 565 था, 565 को जोड़ के पूरा इंडिया बना। अब ये जो नए रेफ्यूजीज आए थे,
इनका कोई तो एक, ये जब अपना घर पूरा छोड़ के पाकिस्तान से सब अपना घर जो भी सेटलमेंट था इनका जिंदगी भर का, वो सब छोड़ छाड़ के ये इंडिया है। तो ये एक इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट समझते हैं, इसका मतलब, ठीक है, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनसे कुछ होप रखते हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी ये दो प्रॉब्लम को, ये दो क्राइसिस जो इमीडिएट क्राइसिस, ठीक है, ये इमीडिएटली एकदम सॉल्व करना था। इसको टाइम नहीं लगा सकते थे वो, कि ये जो प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था उनको भी इमीडिएटली सॉल्व करना था, और उसके साथ जो रेफ्यूजी के प्रॉब्लम्स थे उनको भी इमीडिएटली सेटल करना था। ठीक है, ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम हो गए। तो अब दो लॉन्ग टर्म वाले प्रॉब्लम क्या थे, देखो, ये देखो, ये सब तब के फोटोज है, ठीक है। ये पूरे ट्रेन ऐसा भर भर के लाहौर से, लाहौर जो पाकिस्तान है वहां से न्यू दिल्ली लोग आते थे या पंजाब आते थे, ऐसे पूरा पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान भी ऐसे जाते थे, ठीक है। और जो लोग घर अपना सब छोड़ के आए थे दोनों देश में, तो जहाँ पे भी वो रहते थे तो ऐसा पूरा सेटलमेंट्स बना लिया था, ये इंडिया का है। देखो पूरा ऐसे सेटलमेंट में ये लोग रहते थे, बड़े बड़े सेटलमेंट्स में। ये टेम्पररी सेटलमेंट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गए दो इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या थी जो इंडिया फेस कर रहा था, वो था, दो प्रॉब्लम थे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। पहला था डिवीजन ऑफ ट्रस्ट इन 345 मिलियन इंडियंस, ठीक है, कि जो 35 करोड़ इंडियन हैं उनमें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, कि वो आपस में भी ट्रस्ट नहीं करते, और बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो अपनी गवर्नमेंट में भी ट्रस्ट नहीं करते। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट था इंडियंस और इंडियंस के बीच में। और दूसरा क्या था, डिवीजन ऑफ क्लासेस था बिटवीन इंडियंस। डिवीजन ऑफ क्लासेस मतलब क्या, क्लासेस मतलब कौन सा, कास्ट ऑफ क्लासेस, ठीक है, कि मैं अपर कास्ट का, तू लोअर कास्ट का, तो ये भी एक डिवीजन था। तो इन दोनों को भी सॉल्व करना था, ठीक है, समझ में आया? तो दो इमीडिएट प्रॉब्लम और दो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। ओके, अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इनको सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशन निकले, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम थी ना, डिवीजन ऑफ ट्रस्ट और डिवीजन ऑफ क्लासेस बिटवीन इंडियंस, तो इनको सॉल्व कैसे किया जाए, इनको सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशंस निकले। क्या सॉल्यूशन थे, देखो, सबसे जो पहला सॉल्यूशन था दैट वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा नहीं, ठीक है, जब तक इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, नई नई इंडस्ट्रीज नहीं आएगी। तो फिर उससे क्या होगा कि जब ये सब होने लग जाएगा, ठीक है, एक बार इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से होने लग जाएगी, तो जो इंडियंस होंगे उनको एक साथ काम करने लग जाएंगे वो, ठीक है। तो ट्रस्ट जो डेफिसिट है वो कम होगा, और उनको ये भी लगेगा कि जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, वो उनका ध्यान रखती है, ठीक है। तो उनके आपस में भी क्या होगा, गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यूनिटी भी आने लग जाएगी, और साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो भी एक साथ चलने लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, और इससे क्या होगा, इससे जो डिवीजन ऑफ क्लासेस है वो भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कि अगर सब लोग एक ही साथ काम करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ जो क्लासेस है कि मैं ऊंची जात का, तू नीची जात का, ये सब हटाने के लिए अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे तो ये सब भी थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये नहीं हो जाएगा पूरा मिट जाएगा, मगर कुछ वक्त के लिए शुरू हो जाएगा कम होना। मगर अगर इन सबको हमें चलाना है प्रॉपरली, ठीक है, ये पूरे सिस्टम को अगर हमें प्रॉपरली चलाना है, तो एक ऐसा लॉ लाना पड़ेगा कंट्री में जो सब फॉलो करेंगे, ठीक है। उस लॉ के ऊपर ही पूरा कंट्री फंक्शन करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वन लॉ वन कंट्री होना चाहिए, ठीक है। तो वो लॉ क्या था, दैट लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसके बाद ये विचार आया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना भारत का संविधान बनाएंगे। ओके, तो तब से शुरू हुआ है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को और कौन सा डे होता है मेरे को जरा बताना कमेंट में लिख के, ठीक है। अब मगर ये तो लागू किया गया था, इस दिन तो पूरा बन के इम्प्लीमेंट हो गया था इंडिया में ऑफिशियली। मगर बनना कब शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ था दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 के बीच में। तो लगभग 3 साल तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है। अब इसको बना कौन रहा था,
इसको बनाने के लिए here around 300 Indians gathered in the New Delhi from all over the India from different political parties, and the series of meeting was held for the country's future. ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक कमिटी स्थापित की गई, और वो कमिटी में 300 इंडियंस गैदर हुए थे न्यू दिल्ली में। वो 300 इंडियंस कौन थे? वो सब अलग अलग पार्टी से पूरे इंडिया में जितने भी पार्टीज हैं उन सब से वो न्यू दिल्ली आए थे। और न्यू दिल्ली क्यों आए थे? बिकॉज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिसाइड द कंट्रीज फ्यूचर। और जो 300 इंडियन का जो कमिटी था उसको क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये पूरे पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, प्लस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, अब वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स थे, ठीक है, मगर आपके अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग 5 मेन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। जो सबसे पहला फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या? चलो देखते हैं। द फर्स्ट important feature which has introduced was the first important features which was introduced was every Indian above the age of 21 has the right to choose to vote for their leaders। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर वो ये था कि 21 साल के ऊपर जो भी आदमी है या औरत है उसको राइट टू वोट है। ठीक है, वो अपना लीडर खुद चूज कर सकता है बाय राइट टू वोट। ठीक है, उसको वोट देने का अधिकार है अगर वो 21 साल के ऊपर है, भले ही वो आदमी हो या महिला हो। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। अब मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ मेल और फीमेल के ऊपर? क्योंकि ये समय 1947 का समय है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर क्लासेस का डिवीजन है इंडिया में। तो उस समय इतना बड़ा इम्प्लीमेंटेशन करना कि भाई जितना हमारे लिए जो मेल इक्वल है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी तब, आज भी है मगर तब भी थी। ठीक है, तो तब बहुत ज्यादा थी। तो उस वक्त जो फीमेल्स हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, उनको अगर अधिकार देना है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। और ये क्यों बड़ा स्टेप है? इसका एक और कारण है, देखो। एट दिस वॉज एन रेवोल्यूशनरी स्टेप बिकॉज when you see the country like UK and USA are the one of the most developed countries in the world। ठीक है, over there the United States their right has been granted in stages। तो उनके जो वोटिंग के राइट थे वो स्टेजेस में ग्रांट किए गए थे। सबसे पहला स्टेज क्या था कि फर्स्ट ओनली द मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट। ठीक है, तो जो आदमी के पास प्रॉपर्टी है सब आदमी को नहीं मिलेगी, वही आदमी को मिलेगी वोट करने का राइट जो आदमी के पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके खुद की प्रॉपर्टी है वही राइट टू वोट है उसको। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने थोड़ा आगे जाके प्रोग्रेस किया, ये दोनों में, यूके और यूएसए दोनों में। सबसे पहला स्टेज में क्या था कि वही आदमी को राइट टू वोट है जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जब वो थोड़ा प्रोग्रेस किए तो उसमें क्या क्या बोला उन्होंने? द मैन हु वर एजुकेटेड were also added on working class men and got the vote only after a long struggle। ठीक है, तो लंबे स्ट्रगल के बाद आदमियों को, और वो आदमी जो एजुकेटेड है, जो वर्किंग क्लास है, मगर खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, मगर फिर भी उनको वोट करने का अधिकार मिला। कब? लॉन्ग स्ट्रगल के बाद। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनली और लॉन्ग स्ट्रगल के बाद वुमेन्स जो थी उनको राइट टू वोट का ये अधिकार मिला। ठीक है, मगर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में हमारे लीडर्स बहुत अच्छे थे उस वक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ये चीज कि भाई हमारे लिए आदमी और औरत दोनों एक समान है, तो हमने सिर्फ 21 साल के ऊपर जो भी होगा उसको राइट टू वोट है। ठीक है, उस वक्त 21 था, आज 18 साल हो गया। ओके, समझ में आया क्या डिफरेंस था और क्यों इतना रिवॉल्यूशनरी
ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, राइट टू वोट अबाउट 21 ईयर्स। ओके, चलो अब सेकेंड फीचर देखते हैं यहाँ पे। अब देखो सेकेंड फीचर क्या है, राइट टू इक्वालिटी। There were some Indians who wished that the political system of the new India, new nation be based on the Hindu idols and the India itself be run by a Hindu state, ठीक है। तो जब इंडिया, जब देखो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया का पार्टीशन किस बेसिस में हुआ था, इंडिया का पार्टीशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ऑब्वियसली उस वक्त का जो पॉलिटिकल माइंडसेट था वो बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली रिलीजियस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे उस वक्त के, उनमें से कुछ मेंबर्स चाहते थे, ठीक है, कि जो इंडिया का सिस्टम है वो मेजरली हिंदू आइडल्स के ऊपर ही बने। ओके, कि हम हिंदू आइडल्स को ज्यादा प्रमोट करें, एक्सटेंसिवली प्रमोट करें, और जो भी इंडिया का जो हेड मतलब जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हो वो सब हिंदू मतलब हिंदू ही हो, ठीक है। और हिंदू आइडियोलॉजी में हमारा चलना चाहिए इंडिया। जैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली उन्होंने अपना खुद का जो बुक ऑफ इस्लाम है उन्होंने वो मान के रखा है, ठीक है। मगर हम ऐसा नहीं मानते यहाँ पे। हम क्या मानते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम किसी भी रिलीजियस बुक को ऊपर नहीं रखते, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो आइडियोलॉजी का इधर फर्क था कि वहां पे जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान बना था ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कि वो एक रिलीजन को ज्यादा फेवर करता था, तो उसी रिलीजन के हिसाब से वहां पे रूल चलते थे। तो इंडिया में भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इंडिया में भी मेजोरिटी के हिसाब से ही रूल बने, ठीक है। फिर आगे देखो क्या हुआ, दे पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने बोला, a country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslims. However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not be a Hindu Pakistan. इसका मतलब समझ में आया, ये फ्रेज का मतलब हिंदू पाकिस्तान। इसका मतलब जो पाकिस्तान बना है वो एक ही कम्युनिटी को फेवर करने के लिए बना है, ठीक है। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एक ही कम्युनिटी की तरफ ज्यादा है, ओके। मगर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया भी हिंदू पाकिस्तान बन जाए, मतलब इंडिया भी एक ऐसा कंट्री बन जाए जिसमें हम एक ही आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड पुट करें, ठीक है। हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट ना दे, बाकी एक को ही ज्यादा रिस्पेक्ट दे। तो उसके चलते हुए, और ऐसा नहीं हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि इंडिया में एक डाइवर्स कल्चर था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडिया में सिर्फ हिंदू थोड़ी ना रहते हैं, इंडिया में सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन्स और भी तो रहते हैं। तो इन सबको देखते हुए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सब कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो कहाँ पे भी हो, ठीक है। मगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड फीचर है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। कि सभी जो रिलीजियंस है उनको इक्वल राइट है इंडिया में। ऐसा नहीं कि जो हिंदू है तो वो बड़ा है क्योंकि वो मेजोरिटी में, ऐसा नहीं है। जो पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में वो लोग एक ही रिलीजियस को, जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजियन है वहाँ का, उसको ही फेवर करते हैं, ठीक है। मगर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबको राइट टू इक्वालिटी है, मतलब सब रिलीजन्स एक बराबर हैं, भले ही एक रिलीजन की क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ के हिसाब से वो बड़ा हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चे में बड़ा है, वो भी उतना इक्वल है जितना दूसरे माइनर रिलीजन जो है, माइनॉरिटी में जो रिलीजन है वो दोनों इक्वल है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों इक्वल रिलीजन है, ठीक है। समझ में आ गया सेकेंड फीचर, राइट टू इक्वालिटी। चलो अब अगला देखते हैं, थर्ड फीचर। अब देखो थर्ड फीचर है स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, अ थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर ऑल द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांस्ड इंडियंस, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए slur and a blot
on the fair name of India and was abolished. The Hindu temple previously open to only the higher caste were thrown open to all including the former untouchables. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो तीसरा मेन फीचर है वो क्या है, तीसरा मेन फीचर फेवर करता है बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज को। ठीक है, उस वक्त देखो क्या था, उस वक्त जो बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के जो लोग थे, बैकवर्ड कास्ट हो गए, माइनॉरिटीज हो गए, ट्राइबल्स हो गए, ये सब जो कम्युनिटीज थी, ठीक है, जिनको हरिजन भी बोलते हैं या फिर ये ट्राइबल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मेरे को, तो ट्राइबल्स, ठीक है। तो इन सबको सिस्टम जो था, सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया गया था पूरा। ना ही इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती थी, ना ही इन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। तो ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ कास्ट था। ठीक है, पूरा कम्युनिटी एकदम बहुत पिछड़ा हुआ था। और इसमें क्या था कि ये पिछड़े हुए थे, इनको बैकवर्ड कास्ट मानते थे। जो हाई कास्ट, हायर कास्ट वाले हैं उस वक्त के, वो क्या करते थे, वो इनको देखते नहीं थे। ठीक है, अगर ये बाजू से निकल जाए तो वो मतलब साइड से मुड़ के चले जाए। ठीक है, वो जिस रास्ते से आएंगे उस रास्ते से वो जाएंगे नहीं, और ऊपर से उनको देखने से भी उनको पाप चढ़ जाता था। ये सब चलता था उस वक्त, ये आज की बात नहीं है, ये 70 साल पहले की बात है। आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये सब चलता है, मगर अभी बहुत कम हो गया है। अच्छी बात है, बहुत कम हो गया, मगर उस वक्त ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इन सबको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर इनकी जो कम्युनिटी है ये हमेशा से अनडेवलप कम्युनिटी रही है, ठीक है, इनको कुछ प्रेजेंट, इनका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है सेंटर में आके, तो इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रिविलेजेस दी। सबसे पहली प्रिविलेजेस क्या थी कि जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है, कि उनको छूना भी पाप है, ठीक है, वो एबॉलिश कर दी गई। ओके, दूसरा कि वो है तो हिंदू, मगर उनको हिंदू टेम्पल में जाना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नीची जात के हैं। तो ये चीज भी एबॉलिश कर दिया गया, और उनको सब जितने भी हिंदू टेम्पल्स है उनको उसमें आना अलाउड था। ठीक है, अब तीसरा क्या था प्रिविलेज, आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो रिकमेंडेड a certain percentage of seats in legislatures as well as jobs in government be reserved for the member of the lower caste। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा बहस हुई, और उसके बाद ये वो लोग नतीजे में आए कि कुछ एक परसेंटेज हमें गवर्नमेंट की जो हायर पोजीशंस होती है, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या गवर्नमेंट एग्जाम्स में इनकी कुछ सीट रिजर्व कर देनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, और गवर्नमेंट के हायर पोस्ट में भी। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि मकसद एक था कि इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक आदमी जो खुद सहा है वही तो आगे जाके उसकी जो कम्युनिटी है उसको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या क्या चीज होती है जो वो दूर कर सकता है। तो उसके लिए उसको एक पोजीशन में आना पड़ेगा, तभी तो पावर यूज कर पाएगा अपना, कि अपनी कम्युनिटी को उठाने के लिए। तो उसके लिए उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी था। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? क्योंकि जो भी सिस्टम था वो सब तो हायर कास्ट वाले मैनेज कर रहे थे, तो उसमें लोअर कास्ट को तो आने ही नहीं देते बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो मानते हैं कि वो तो लोअर कास्ट वाले, हम हायर कास्ट वाले, हम तो बराबर है ही नहीं। तो ये बराबर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कुछ एक सीट्स रिजर्व कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सीट है तो 10 में से 3 या 4 सीट हम लोग जो बैकवर्ड कास्ट वाले, जो बैकवर्ड कास्ट माइनॉरिटीज जो हैं इंडिया में, या ट्राइबल्स हैं, उनके लिए रिजर्व कर देंगे। ठीक है, ये डिबेट चल रहा था, मगर जब डिबेट चलता है तो आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो देखो क्या आर्ग्यू किया गया, इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय द सम दैट अनटचेबल और एज देयर वेर नाउ नोन एज हरिजन। ठीक है, अनटचेबल्स को क्या बोलते थे? हरिजन भी बोलते थे। कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आईएएस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वहां पे जब ये डिबेट चल रहा था और ये बोला गया कि चलो कुछ सीट्स हम लोग रिजर्व करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ने ये बोला, अपोज किया, और उनका जो पॉइंट था वो क्या था कि उनके पास इतने ग्रेड्स है ही नहीं, तो आप क्यों उन्हें बिठा दे रहे हो इतने अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस सर्विस में। फॉर एग्जाम्पल उनका कहने का मतलब था कि अगर हायर कास्ट वाला 90% ला रहा है और लोअर कास्ट वाला 55% ला रहा है,
तो वो रिजर्व सीट्स के कारण उसको वो पोस्ट मिल जाएगी, हो सकता है हायर कास्ट वाले को ना मिले, ये उनका कहने का मतलब था, ठीक है। मगर तभी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेंबर है जिनका नाम है H.J. खांडेकर, उनने ये आर्ग्यू किया, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इसको उन्होंने आर्ग्यू किया और क्या बोला, इट वॉज द अपर कास्ट हु वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि तुम अपर कास्ट की वजह से आज हमारी ऐसी हालत है, हम ऐसे रहते नहीं है, तुम्हारी वजह से ऐसा रहना पड़ रहा है हमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सारे प्रिविलेजेस मिले, जैसे कि तुम्हारे जो कॉलेज हैं वही स्कूल चलाते हैं, वही मेडिकल फैसिलिटीज चलाते हैं, सब वही सिस्टम संभालते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो हम तुम्हारी वजह से पीछे हो गए, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला, वी वर सप्रेस्ड for thousands of years and you engage us in your service to serve your own ends and suppress us to such an extent that neither our minds nor our bodies nor even our heart work nor are we able to march forward। तो उनका ये कहने का मतलब था कि ये तुम्हारा जो हमारी आज दुर्दशा हुई है, जो हमारी जो हालत हुई है, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम मतलब किसको रिफर कर रहे हो, हायर कास्ट वाले को कर रहा है, ठीक है, जिनने आर्ग्यू किया था। और इसका उन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि हजारों हजारों सालों से हम तुम्हारी सर्विस करते आ रहे हैं, जो तुम बोलो वो करना पड़ रहा है। सर्विस मतलब कैसे, जैसे बाथरूम साफ करना या नाली साफ करना, ये सब करवा देते, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब उनको अनटचेबल बोल के उनको सप्रेस भी करते थे, ठीक है, सिस्टम से भी सप्रेस करते थे, मेंटली फिजिकली सब जगह से सप्रेस करते थे। फिर उसके बाद ऐसी हालत हो गई थी उनकी, उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी हालत हो गई थी, ना ही हमारा दिमाग, ना ही हमारा दिल, ना ही हमारा काम, कुछ हम कर नहीं पा रहे, तो हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम खुद के लिए खड़े हो पाए, ठीक है। तो इसलिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी था उनका, समझ में आया। तो तीसरा मेन फीचर समझ में आ गया, स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज क्यों दिया गया, ओके। अब इसके आगे इन्होंने ट्राइबल्स भी जोड़ लिए थे, ठीक है, ट्राइबल्स भी इसमें जोड़ लिए थे, ओके। चलो अब फोर्थ फीचर देखते हैं हम। फोर्थ फीचर है पावर शेयरिंग मॉडल, ठीक है। पावर शेयरिंग मॉडल मतलब क्या, देखो इंडिया में दो टाइप के मॉडल हैं, एक है स्टेट का, एक है सेंटर का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। अब वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उन्होंने डिबेट शुरू किया कि भाई पावर किसके पास ज्यादा होनी चाहिए, स्टेट के पास ज्यादा होनी चाहिए या सेंटर के पास ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर देखोगे यूएस का एग्जांपल, तो यूएस में जो फेडरलिज्म है उसमें स्टेट जो है, स्टेट के पास ज्यादा पावर है, अगर प्रेसिडेंट का वो चाहे तो वो वहाँ का जो मेयर है, वहाँ पे मेयर सबसे पावरफुल होता है, तो वहाँ का मेयर वो जो प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डर पास किया तो वो लागू नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इतना पावर है एक मेयर के पास एक स्टेट का कि वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर यहाँ पे मना कर सकता है, ठीक है। वही इंडिया में डिस्कस हो रहा था कि इंडिया में जो पावर शेयरिंग मॉडल है वो कैसा होगा, कि हम स्टेट को ज्यादा पावर दें, सेंटर को पावर दें। तो इसमें भी आर्ग्यू हुआ, इसमें क्या आर्ग्यू हुआ, इसमें कुछ लोगों ने बोला कि some members thought that the center interest should be foremost, ठीक है, कि सेंटर का जो इंटरेस्ट होगा सबसे आगे होना चाहिए, कि जो सेंटर का इंटरेस्ट होगा वही देश का इंटरेस्ट होगा, ये मेंटालिटी से उन्होंने बोला। और आगे क्या बोला, ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वाज आर्ग्यूड would be in the position to think and plan for the well-being of the country as a whole, ठीक है। तो अगर सेंटर के पास ज्यादा पावर होगा तो वो पूरी कंट्री के लिए एक बार में अच्छा सोच पाएंगे, उनके इतना पावर होगा कि वो कंट्री में जो भी मतलब जो भी सोचना होगा वो पूरा अच्छे से वो लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। मगर फिर जो दूसरे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अदर मेंबर्स फेल्ट दैट द प्रोविंसेस मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। तो जो स्टेट प्रोविंसेस थे उनके पास ज्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है, कि वो अपने जो राज्य हैं उसमें ज्यादा एक्सरसाइज कर पाए, और जो स्टेट है मतलब जो सेंट्रल है वो ज्यादा मतलब उनके ऊपर फोर्स ना कर पाए, ठीक है, उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए।
अब आगे देखो, अ मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system democracy is centered in the Delhi and it is not allowed to work in the same sense and the spirit in the rest of the country। तो जो पहला वाले जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई सेंटर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए मैसूर से जो मेंबर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी का जो ज्यादा पावर से अगर वो सेंटर की तरफ दे देंगे तो उससे क्या होगा, उससे डेमोक्रेसी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी कंट्री में, वो सिर्फ रह जाएगी न्यू दिल्ली की तरफ ही। ठीक है, तो जो भी पावर ज्यादा एक्सरसाइज होंगे वो न्यू दिल्ली को ज्यादा हो जाएंगे, और अगर बाकी कंट्री को नहीं हो पाएगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी और पावर्स को। ठीक है, तो उसके चलते हुए जो मद्रास के जो मेंबर थे उनने ये इंसिस्ट किया कि द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रोविंस में जो लोग रहते हैं उनकी टेक केयर सबसे अच्छा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कर सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख सकती सबको। ठीक है, तो इसके चलते हुए एक बैलेंस ऑफ पावर को डिसाइड किया गया। कैसे डिसाइड किया है, देखो 3 लिस्ट बनाई गई। सबसे पहली थी यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के बाद क्या क्या पावर्स आएंगे ये देखो। यूनियन लिस्ट के बाद सबसे पहला पावर आएगा टैक्सेस, कि वो टैक्सेस पूरे इंडिया में कैसे लागू होगा, कैसे सिस्टम चलेगा, ये सब यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हैंडल करेगी टैक्सेस। जैसे इस बार मोदी जी ने जो जीएसटी लगा दिया था, ठीक है, तो वो सब जगह अप्लाई हो गया पूरे इंडिया में, तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है। ओके, फिर सेकंड क्या है, फॉरेन अफेयर्स, कि भाई दूसरे देशों से कैसे डील करना है ये ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे अच्छा जान सकती है। ठीक है, फिर डिफेंस, कि डिफेंस हमारा वो नेशनल सिक्योरिटी कैसे रहेगी देश की, वो सब सेंटर हैंडल करेगा। तो 3 चीज सेंटर हैंडल करने वाला क्या, सबसे पहला हैंडल करता टैक्सेस, सेकंड हैंडल करता फॉरेन अफेयर्स, थर्ड हैंडल करता डिफेंस। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सी पावर्स दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को दी थी एजुकेशन, कि आप अपने जो स्टेट में एजुकेशन में फोकस करोगे, और जो हेल्थ की जो मतलब लोगों की जो हेल्थ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक स्टेट की अपने अपने लोग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें आपका सेंटर ये क्या बोलते हैं आके इंक्लूड नहीं कर सकता है। ठीक है, और आप जो सेंटर के पावर्स है उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब एक थर्ड लिस्ट थी जिसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट थी जिसमें स्टेट और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना था। वो कौन कौन से सेक्टर्स थे जिसमें दोनों को मिलकर काम करना था, सबसे पहला था फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में दोनों को मिलकर काम करना था। एग्रीकल्चर था, फिर उसके बाद फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर दोनों को मिलके काम करना था, स्टेट और सेंटर को। ठीक है, समझ में आ गया तीनों लिस्ट के बारे में। और फोर्थ फीचर समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग मॉडल क्या होता है। ओके, चलो अब हम लोग करेंगे लास्ट फीचर विच इज द फिफ्थ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लास्ट फीचर है आपका डिस्प्यूट ऑफ लैंग्वेज। अब देखो इंडिया में अलग अलग एथनिसिटीज के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं। ठीक है, बहुत डाइवर्स कल्चर है। तो हम जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो एक डिबेट उठा, क्या कि भाई ब्रिटिशर्स तो गए हैं तो उनकी इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए भारत की, पहले ब्रिटिशर्स थे तो तभी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश थी। उन्होंने ये इम्पोज कर दिया था। ठीक है, तभी तो आजादी हमने ली। बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें से ये भी एक फैक्टर। अब जब ब्रिटिशर्स गए तो क्या हुआ, तो बहुत लोगों ने ये बोलने लगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो सारे ये बोलने लगे कि हम हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको डेमोग्राफिक जो है इंडिया का वो समझना होगा। जो अगर इंडिया को बीच में से एकदम काटोगे तो आप ऊपर देखोगे कि ऊपर का जो साइड है इंडिया का, नॉर्थ साइड, नॉर्थ जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम हिंदी स्टेट्स हैं, वो सब हिंदी ही बोलते हैं। मगर जो नीचे साउथ स्टेट है वो हिंदी नहीं बोलते, दे आर द द्रविडियन स्टेट्स। ठीक है, उनकी अपनी खुद की पहचान है, उनकी अपनी खुद की भाषा है। तो वहां से जो साउथ के रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कौन थे,
टीटी कृष्णामाचारी, उन्होंने ये बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये एक वार्निंग होगा साउथ की तरफ से कि हम अपने आप को अलग कर लेंगे इंडिया से, ठीक है, और हम हिंदी को फोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि अगर इंडिया में जो नॉर्थ साइड में अगर हिंदी बोली जाती है तो इसका मतलब पूरा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये उन्होंने बोला, ठीक है। आगे जो उन्होंने थ्रेटन दिया वो क्या दिया कि हम इंडिया से सेपरेट हो जाएंगे अगर हिंदी को इम्पोज किया गया, ओके। तो फिर आगे जाके एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। कॉम्प्रोमाइज क्या किया गया कि हिंदी को उस वक्त के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज तो घोषित की गई, ठीक है, मगर उसके साथ जो इंग्लिश था, क्योंकि जो साउथ के लोग थे वो इंग्लिश बोलने में ज्यादा अच्छे थे, ठीक है, इंग्लिश बोलने में ज्यादा फ्लुएंट थे एज कंपेयर टू द नॉर्थ स्टेट्स। तो इंग्लिश विल बी यूज्ड इन द कोर्ट्स, जो कमर्शियल चीजों के लिए, कमर्शियल सर्विस के लिए इंग्लिश यूज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट्स में, सर्विस में, कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट टू अनदर, इन सब में इंग्लिश यूज होगा, मगर ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का हिंदी रहेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आज 2021 में डस इंडिया हैज द ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट? अगर है तो फिर कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज? एक है, दो है, तीन है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये भी बताओ, ठीक है। पहले ये बताओ कि है क्या नहीं, सेकेंड ये बताओ है तो कौन सी है, अगर है तो और कितनी है ये भी बताओ, ठीक है। तो आपको 5 फीचर्स पता चल गए कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला फीचर क्या है फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला फीचर राइट टू वोट अबाउट 21 ईयर्स, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर क्या है? स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द बैकवर्ड कास्ट एंड ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटीज। फिर उसके बाद क्या है? पावर शेयरिंग मॉडल। और फिफ्थ क्या है? डिस्प्यूट ऑफ लैंग्वेज। समझ में आ गया? चलो, ये हो गया आपका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म, ओके। अब आखिरी में एक बार बता देता हूं कि जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ये तो आपके मेन 5 फीचर्स हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ, इंप्लीमेंट किसने किया था? हु वाज द चेयरमैन जिसने डिजाइन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? और ड्राफ्टिंग जो कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो ड्राफ्टिंग कमिटी का कौन चेयरमैन था? उनका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ये हमारे ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे और ये बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, सबसे नॉलेजेबल उस वक्त के, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है। आप जाके एक बार जाके गूगल में सर्च मारना इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, कम से कम 8 से 10 डिग्री उस वक्त ली हुई है उन्होंने। और ऐसा आलतू फालतू कॉलेज से नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन सब से जाके वो पढ़े। और एक सब्जेक्ट में नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उन्होंने पढ़ाई की है। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत खुशकिस्मत थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको जो डिजाइन करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाला जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट थे इसका ये बोलना नहीं चाहिए, मगर ये सच्चाई है कि ये उस वक्त हरिजन समाज से आते थे, ठीक है, लोअर कास्ट। इसका मतलब इन्होंने वो सब चीज सही है जो उस अनटचेबिलिटी हो गया, पानी नहीं पी सकते ये लोग ओपन वेल से, ये सब नहीं कर सकते थे, तो ये सब उनने सहा है, बड़े होने के बाद भी सहा है, ठीक है। तो ये सब जानते थे प्रॉब्लम। तो जो आदमी जानता है, जो आदमी सबसे नीचे से आता है ना, वो आदमी सबसे अच्छा लिख सकता है। और वही एक नतीजा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से लिखा गया है, ठीक है। अब ये तो, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोगों को पता है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला। आखिरी जो फाइनल स्पीच थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की, वो क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो। उन्होंने ये बोला, जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया, सब चीज हो गया, मगर जब फाइनल स्पीच देने गए तो उन्होंने एक चीज बोला, क्या? he pointed out that the political democracy has to be accompanied by economic and the social democracy, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनका कहने का मतलब ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो दे दी है, ठीक है, पॉलिटिकली तो हम लोग डेमोक्रेटिक हो गए कि हम राइट टू वोट है, हमारा सब कुछ है, वो है, मगर अगर हम लोग सोशल और इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी नहीं दे पाएंगे तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा टाइप का है, ठीक है। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कैसे, कि रिच और पुअर के बीच का जो फासला है उसको कम करना, ठीक है। और ऊपर से जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो मामला है उसको भी रिजॉल्व करना। अगर ये सब हम नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकल और सोशल जो डैमेजेस थे, अगर उसको डेमो पॉलिटिकल और सॉरी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं ला पाएंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं होगा। उनका कहने का ये मतलब था कि इनइक्वालिटी बनी रहेगी, इनइक्वालिटी कम करने के लिए हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाई थी। अब उसके साथ सिस्टम को इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये है बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, जाके सर्च करना, ठीक है बच्चों। चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, अलग अलग स्टेट है, वो कैसे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अभी तो हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो अलग अलग स्टेट है, गुजरात, चंडीगढ़, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये तेलुगु, सॉरी तमिलनाडु, फिर कर्नाटका, ये सब कैसे स्टेट्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब क्या हुआ इसके लिए, देखो बैक इन द 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका जो चिन्ह है वो क्या है, हाथ है, जिसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो है राहुल गांधी जी, ठीक है। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दे वे द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, वो फ्रीडम स्ट्रगल को एकदम फ्रंट से लीड कर रहे थे। They had promised that the once the country won independence, एक बार कंट्री को अगर इंडिपेंडेंट मिल गई, सो ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब जो मेजोरिटी लैंग्वेज वाला बोलने वाला ग्रुप है, उसको वुड हैव इट्स ओन प्रोविंसेस, ठीक है, उसको उसके हिसाब से प्रोविंसेस मिल जाएगा। जैसे अगर मराठी है तो जो जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो वो चाहते थे कि हमारा खुद का एक स्टेट हो जिसका नाम हो महाराष्ट्र, ठीक है। जैसे तेलुगु है तो तेलुगु क्या जो तेलुगु स्पीकर लोग हैं वो चाहते थे कि आंध्रा हो, ठीक है। जो तमिलियंस हैं वो चाहते थे हमें हमें जो हमारा जो स्टेट हो तमिलनाडु, जो पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, उनका एक स्टेट हो खुद का जिसको बोलते हैं हम लोग पंजाब। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुआ ये कैसे हुआ है ये लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आई क्या है देखो, हाउएवर आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप को, उन्होंने प्रॉमिस नहीं निभाया, ठीक है। सो फॉर इंडिया हैज बीन डिवाइडेड on the basis of religion, despite the wishes and the efforts of Mahatma Gandhi, the freedom had come not to the one nation but to two, ठीक है। तो ये क्यों नहीं निभाया, क्योंकि इसके पीछे एक डर था। क्या डर था, कि जो इंडिया है, इंडिया का जो बंटवारा हुआ है, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ है, इंडिया वॉज पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ही देश रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडिया पार्टीशन, हमारा इंडिया बढ़ गया और दो देश में बढ़ गया, ठीक है। एक तो इंडिया हो गया, दूसरा हो गया पाकिस्तान, मगर उसका रीजन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब इसको देखते हुए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आगे जाके इंडिया भी बढ़ जाए, और ठीक है, इसलिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम तुम्हें जो अपना खुद का स्टेट देंगे लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर, वो उन्होंने प्रॉमिस नहीं निभाया, ओके। जब इंडिपेंडेंस मिल गया तो उन्होंने वो प्रॉमिस नहीं निभाया। अब एज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का तो क्या हुआ था, मोर देन अ मिलियन पीपल हैड बीन किल्ड इन द राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, ठीक है। ऑब्वियसली राइट्स होने लग गए थे, मैंने बोला था ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, जो भी चीज रिलीजन के ऊपर होता है तो अल्टीमेटली वो राइट्स में जाके कन्वर्ट ही होता है, क्योंकि उसमें क्या सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है आदमी का, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, तो राइट्स में कन्वर्ट इजीली हो सकता है। तो उस वक्त राइट्स बहुत ज्यादा होते थे इंडिया में, ठीक है। तो उसमें लगभग 1 मिलियन पीपल मर गए थे, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग मर गए थे राइट्स में, हिंदू मुसलमान के बीच में, ओके। एंड कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आया था कि जब इतना बड़ा चीज हो चुका है, अब सब चीज थोड़ा शांत हो गया है, तो क्या एक और
हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं राइट्स, क्योंकि एक चीज जब हो जाती तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी कॉन्शियस थी कि अगर मैं ऐसे लैंग्वेजेस के बीच में बंटवारा करना शुरू कर दूं तो ऐसा ना हो कि पूरा इंडिया का ही बंटवारा हो जाए। ठीक है, तो क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये सोचते हुए उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था लैंग्वेज, जो मेजर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स को, उन्होंने वो प्रॉमिस नहीं निभाया जब वो इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, जब ये मांग उठने लगी कि भाई हमें अपना खुद का स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, पहले कंट्री चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अब स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो दोनों इसके अगेंस्ट में थे कि भाई इस बेसिस में हम प्रोविंसेस नहीं बनाएंगे। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाएंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट जो भाषा के आधार पे बने हो, वो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसके हम फेवर में नहीं है। तो उसमें जो नेहरू जी ने क्या बोला था, नेहरू जी ने बोला कि डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैज कम टू द फोर। ठीक है, एंड टू चेक देम द नेशन हैज टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। और पटेल जी जो थे हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला, द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। ठीक है, everything which helps the growth of nationalism had to be go forward, and everything which throws obstacle in its way has to be rejected. We have applied this test to linguistic provinces also, and by this test, in our opinion, they cannot be supported. They कौन? They refers to the major linguistic group. ठीक है, तो कहने का मतलब ये था दोनों का कि हम ऐसे विचार कि भाई लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाओ, तो ऐसे विचार को हम प्रमोट नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो नेशन की बात करेगा, जो पूरे इंडिया की बात करेगा, हम उसको ही प्रमोट करेंगे, नेशनलिज्म को नंबर 1 में रखेंगे। ये सब जो चीजें हैं कि भाई मेरे लैंग्वेज के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो मेरे को ये कॉलोनी का नाम ये हो गया, ये स्टेट का नाम ये लैंग्वेज के ऊपर पड़ गया, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब इन्होंने ये भाषण दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होने वाले थे। ठीक है, कुछ बोला है, एक्शन किया है, तो इसका रिएक्शन भी आएगा। तो रिएक्शन क्या आया, देखो यहाँ पे the Congress leader would now go back on their promise created great disappointment. ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कांग्रेस लीडर्स अपने प्रॉमिस में नहीं गए, तो पूरे देश में जो भी मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, उनको एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, अब डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो क्या हुआ कि पूरे देश में राइट्स शुरू हो गए। ठीक है, प्रोटेस्ट होने लग गए, सॉरी राइट्स नहीं, प्रोटेस्ट होने लग गए, और मांग उठने लग गई कि हमें अपने लैंग्वेज के हिसाब से खुद का स्टेट चाहिए। ठीक है, मगर सब लोग राइट कर रहे थे, सब लोग सॉरी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि कन्नड़ा स्पीकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें अपना खुद का प्रोविंस चाहिए। फिर उसके बाद मलयालम स्पीकर्स बोल रहे थे, मराठी स्पीकर्स खुद का बोल रहे थे, मगर जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट, जो सबसे इंटेंस प्रोटेस्ट हुआ था, वो आया था तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट के तरफ से। ठीक है, जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो सबसे ज्यादा फोर फ्रंट में इंटेंसली प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी डिमांड क्या थी, वही कि वी वांट आंध्रा, कि आंध्रा नाम का जो स्टेट होगा, वो उसमें जो मेजोरिटी लोग रहेंगे वो कौन से होंगे, तेलुगु स्पीकर्स होंगे, वो उनको खुद का एक स्टेट होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये बात तो गवर्नमेंट मानी नहीं थी, ये तो मना कर दिया था प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने। तो 1952 में जब जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, तो उस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नेहरू जी, वो वहां पे कैंपेन करने गए थे। ठीक है, तो वहां पे उनको ब्लैक फ्लैग्स और स्लोगन से स्वागत किया गया था। ठीक है, और क्या बोला गया था कि हमें आंध्रा चाहिए, वी वांट आंध्रा। ठीक है, और 1952 के उसी ईयर के अक्टूबर में एक वेटरन गांधीनियन है नेम पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, वो गांधीनियन मतलब गांधी विचारधारा के एक, मतलब गांधी विचारधारा में चलने वाले, गांधी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले एक उनके सपोर्टर हैं, जिनका नाम है पोट्टी श्रीरामुलु।
ठीक है। अब वो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं हंगर स्ट्राइक में जाऊंगा, और उनकी डिमांड यही थी कि वी वांट द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द तेलुगु स्पीकर्स। ठीक है, कि जो तेलुगु स्पीकर्स के जो खुद के इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट तभी हो सकते हैं जब हमें खुद का स्टेट मिलेगा। ओके, अब ये चीज जब उन्होंने बोली, हाँ, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे फास्ट बढ़ने लगा तो प्रोटेस्ट भी बढ़ने लग गए, प्रोटेस्ट बढ़ने लग गए, उनका सपोर्ट भी बढ़ने लग गया। ठीक है, और ये बहुत सारे जो आसपास के जो टाउन्स थे, पूरा इंडिया इसको देख रहा था, पूरा न्यूज सब इसको कवर कर रहे थे। तब क्या हुआ, देखो ये है, इनका नाम है पोटी श्रीरामुलु। ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था हंगर स्ट्राइक का। ओके, अब जब ये हंगर स्ट्राइक चल रही थी, कब शुरू हुई थी, अक्टूबर में शुरू हुई थी, और ये खत्म कब हुई, 15 दिसंबर 1952 को, मतलब एग्जैक्टली 58 डेज बाद ये फास्ट खत्म हुआ। और फास्ट कैसे खत्म हुआ, तब ये तभी खत्म हुआ जब जो श्रीरामुलु जी थे वो मर गए। ठीक है, वो मर गए तभी ये फास्ट खत्म हुआ। जब ये जैसे ही ये मरे और ये न्यूज़पेपर में न्यूज आने लग गई, तो क्या हुआ, पूरे देश भर में एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में होने लग गया, और पूरा केओस हो गया था। ठीक है, तो इसको देखते हुए, इस एंगर को देखते हुए, फाइनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इट टू द डिमांड। क्या डिमांड, कि हमें आंध्र प्रदेश को उन्होंने डिमांड में रखा कि हाँ चलो हम ये प्रपोजल मानते हैं। और फिर 1 अक्टूबर 1953 को जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे उनको अपना खुद का एक नया स्टेट मिल गया, जिसको बोलते हैं आज आंध्र प्रदेश। समझ में आया कि आंध्र प्रदेश कैसा है, ये सब समझ में आया ना। अब जब एक चीज एक कम्युनिटी को मिलती है, तो जो बाकी कम्युनिटी होती हैं वो देखती हैं कि भाई इतना करने के बाद एक को मिला है तो हमको भी मिलना चाहिए। तो जो मराठा स्पीकर्स थे, जो मलयालम स्पीकर्स थे, जो बाकी के स्पीकर्स थे, उनने भी बहुत इंटेंसली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इसको देखते हुए जो भी सारे लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थे उनके डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और फिर उसका एक कमीशन बिठाई। वो कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया था कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्टेट बनने वाला है, जहां से बनने वाला है, उसकी ड्राइंग हमें प्रोवाइड करिए, उसकी बाउंड्रीज हमें प्रोवाइड करिए, और उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के भी अंदर के ड्राइंग हमें प्रोवाइड करिए। ठीक है, और फिर ऐसे करते हुए जब 1956 में रिपोर्ट सबमिट हुई, तब जाके जो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, आसामी, बंगाल, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, इन सबको अपना खुद का स्टेट मिला। मगर इसमें क्या हुआ, जो नॉर्थ साइड था, मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि नॉर्थ साइड जो है वो मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग है। ठीक है, तो मगर उधर भी क्या हुआ कि हिंदी स्पीकिंग होने के बावजूद वो अलग अलग स्टेट्स में बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा पूरे इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुए। ओके, समझ में आ गया। तो चलो, जैसे कि जो पंजाब था, पहले पंजाब को डिवाइड किया गया पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब में जो सिख्स थे वो रहते थे, ठीक है, मोस्टली सिख से कवर था वो। और जो हरियाणा में वो लोग रहते थे जो हिंदी प्लस हरियाणवी प्लस पंजाबी मिक्स थे। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने डिवाइड किया गया था। समझ में आया। और ये 4-5 साल तक चला, उसके बाद भी बीच बीच में डिवाइड होते गए, मगर 1956 से ये शुरू हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो अब हम लोग आते हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के पीछे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए। अब इंडिया में दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, दो प्रॉब्लम क्या थी रिगार्डिंग प्लानिंग और डेवलपमेंट, जिसके ऊपर ज्यादा प्लानिंग और डेवलपमेंट करना था हमें, वो था जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जो मिलियंस ऑफ इंडियंस थे वो क्या थे, पावर्टी के नीचे थे, बिलो पावर्टी लाइन में थे। ठीक है, तो उनको हमें पावर्टी से ऊपर लाना था। तो पहला फोकस जो सरकार का था वो किसके ऊपर था, लिफ्टिंग आउट द मिलियंस ऑफ इंडियंस आउट ऑफ पावर्टी। दूसरा क्या था कि वो पावर्टी से कैसे बाहर आएंगे, बाय बिल्डिंग द टेक्निकल एंड द इंडस्ट्रियल बेस। क्योंकि क्या है कि इंडिया में जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे इंडिया को,
तो इंडिया को उनने एक्सप्लॉइट किया था, ठीक है, उनने इंडस्ट्रीज को खराब कर दिया था इंडिया की, और जितना भी जो भी चीज था रॉ मटेरियल उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था, और उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको चेरिश किया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बैठने लग गई थी, ठीक है, वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते थे, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा होते थे एज कम्पेयर टू उनके इंडस्ट्रीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये सब था, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ना जब वो छोड़ के गए तो ना हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस था इंडिया के पास, ना इंडिया का टेक्निकल बेस था, और इंडिया के जो लोग थे 35 करोड़ लोग, उसमें से 70 to 80% जो थे वो इलिटरेट भी थे प्लस बिलो पॉवर्टी लाइन में थे। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था इंडिया को, जब इंडिया आजाद हुआ था तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था। अब गवर्नमेंट ने उसको काउंटर कैसे किया, देखो गवर्नमेंट के जो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, तो 1950s में गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, ठीक है, और ये प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, टू हेल्प टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट द सुटेबल पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट कर पाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो जो फिर उनके उसके बाद उन लोगों ने जो एग्री किया था, किस मॉडल में किया था, उन्होंने एग्री किया मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के ऊपर, ठीक है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल मतलब ये समझ लो कि इंडिया में कुछ समझो 10 सेक्टर्स हैं, ठीक है, 10 मेजर सेक्टर्स है इंडिया में, तो उसमें से जो 5 सेक्टर होगा वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और फिर जो 5 सेक्टर होगा वो प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकते, और प्राइवेट प्लेयर के सेक्टर्स में गवर्नमेंट नहीं आ सकती, ठीक है। गवर्नमेंट आ सकती है मगर इतना अपना कंप्लीट डोमिनेशन नहीं दिखा सकती हो, ठीक है, सिर्फ दूर से बैठ के देख सकती है कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं, समझ में आया। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के ऊपर सब लोग ने एग्री किया था। अब इससे क्या होने वाला था, इससे दो चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्या कि प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए इंडस्ट्रीज का, और दूसरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब भी जनरेट होगी। तो मिक्स इकोनॉमी मॉडल इसलिए अडॉप्ट किया था बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड टू जनरेट द जॉब्स। अब जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया था गवर्नमेंट ने, उसका दो इंपॉर्टेंट एग्री तो किया था उन्होंने मिक्स इकोनॉमी मॉडल में, तो उनका दो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला मेन ऑब्जेक्टिव था उनका कि जो इंडस्ट्रीज इनिशिएटेड होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, मतलब कौन सा सेक्टर कौन कंट्रोल करेगा, ये प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। कि वो स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो यहाँ पे, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेंगे यहाँ पे, या फिर मार्केट में जो प्लेयर्स है वो हैंडल करेंगे, कौन सा इंडस्ट्री कौन हैंडल करेगा ये प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा। दूसरा चीज कि जो स्टेट टू स्टेट के बीच में अलग अलग रीजन्स को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उसके वजह से वो रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आ पाता, तो प्लानिंग कमीशन का ये काम था कि उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैलेंस आउट करना, और जो रीजन्स में उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जो एरिया को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो एरिया में भी प्रॉस्पेरिटी लाना, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए, दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए ये रोल था प्लानिंग कमीशन का। ओके, रोल समझ में आ गया ना। अब देखो, अब 1952 में देखो हर साल जब गवर्नमेंट आती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट कब आई थी सबसे पहले, 2014 में आई थी, 2014 से लेकर 2019 5 साल रही। तो 5 साल के लिए जब गवर्नमेंट आती है तो अपना खुद का 5 ईयर प्लान लेके आती है, ठीक है, और फिर अभी 2019 से लेकर 2024 तक रहेगी। तो ये 5 साल में भी उनने खुद का अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान लाया होगा, ठीक है, खुद के लिए। तो यहाँ पे भी जो 1956 के बाद जो जनरल इलेक्शंस हुए तो वहां पे जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आई, और जब वो प्लान लेके आई थी तो उसमें जो प्लानिंग कमीशन तो गवर्नमेंट ने सेटअप की थी, तो उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो दो चीज में सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए दी थी। क्या, प्लानिंग कमीशन दो चीज में सबसे ज्यादा फोकस कर रहा था सेकेंड ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। वो दो चीज थी, सबसे पहला था डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो हेवी स्टील इंडस्ट्री जो हमारी बैठ गई थी उसको फिर से डेवलप करना था, रीडेवलप करना था। और सेकेंड क्या कि इंडिया में डैम्स बनाने के लिए फोकस किया गया था, ठीक है, कि हमें बड़े बड़े डैम्स जल्दी बनाने पड़ेंगे। ये दो चीज में प्लानिंग कमीशन सबसे ज्यादा फोकस था।
अब ये जो दोनों सेक्टर थे, ये दोनों सेक्टर किसके अंडर में आते थे? ये दोनों सेक्टर आते थे स्टेट के अंडर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये सेक्टर्स आते थे। तो इससे रिलेटेड जो दो टाइप के लोग थे। अब ये जब पॉलिसीज निकाली गई तो इसके सपोर्टर्स भी होते हैं, इसके क्रिटिक्स भी होते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे वो ये बोल रहे थे कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर तो इतना ध्यान दे ही नहीं रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान दो। फिर सेकेंड, आप एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर एजुकेशन ही, प्राइमरी एजुकेशन ही अगर नहीं होगी बहुत लोग को, तो इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ेगा कैसे? बहुत लोग फिर भी इलिटरेसी रहेंगे। आप डेवलपमेंट तो कर रहे हो मगर एजुकेशन में भी फोकस करो, दोनों एक साथ चलना चाहिए, हैंड टू हैंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है, लिटरेसी और एजुकेशन नहीं हो रहा है, दोनों एक साथ बढ़ेगा तो एक कंट्री प्रॉस्पर करता है, ठीक है। और तीसरा चीज था कि ये जो दोनों आप जिसमें फोकस कर रहे हो सेक्टर में, एक है स्टील इंडस्ट्री के ऊपर, दूसरा है बिल्डिंग द डैम्स, ये दोनों जो सेक्टर हैं, ये दोनों सेक्टर स्टेट के अंडर में आते हैं। तो इसका मतलब आप अपने से तो खुद से रेगुलेशन तो लोगे नहीं। स्टेट के अंडर आना मतलब क्या? अगर उनको रेगुलेशन लेना होगा तो खुद ही साइन कर देंगे। तो इसका मतलब आप जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चक्कर में जो भी नेचर में है, मतलब डिफॉरेस्टेशन करने लग जाओगे, नेचर को हार्म करने लग जाओगे, और आपको अकाउंटेबल ठहराने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि आपकी ये सेक्टर है, ठीक है। समझ में आया? तो उस वक्त एक मीराबेन करके बहुत बड़ी महात्मा गांधी जी की फॉलोअर थी, ठीक है। उन्होंने 1949 में एक गवर्नमेंट को एक चीज लिखी थी। वो चीज क्या थी? उन्होंने ये लिखी, बाय साइंस एंड मशीनरी ही मतलब कौन? मैनकाइंड में गेट अ ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन. We had to go study nature's balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy and morally decent species. ठीक है। तो उनका ये कहने का मतलब था कि हमें डेवलपमेंट तो करना है मगर इतना ऐसा भी डेवलपमेंट नहीं करना है जिससे हम नेचर्स के लॉ को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि जो फाइनली अगर आप डेवलपमेंट ऐसा करते जाओगे नेग्लेक्ट करके नेचर के लॉ को, तो आप कमा तो लोगे शॉर्ट टाइम के लिए, अच्छा ही है, शॉर्ट टाइम मतलब कितना, 50-60 साल 70 साल के लिए अच्छा है, मगर आप अगर 500-600 साल के हिसाब से देखोगे तो ये नेचर के लिए बहुत बुरा है, ठीक है। तो हमें जो भी चीज करना है वो नेचर के लॉ के हिसाब से ही करना है, तो उसके लिए हमें नेचर का लॉ पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊपर से क्या बोला कि अगर नेचर का लॉ के हिसाब से हम करेंगे तो हम फिजिकली हेल्दी भी रह पाएंगे, और जो बाकी जो स्पीसीज हैं, जो बाकी जो एक्वेटिक लाइफ हो गया, एनिमल लाइफ होगी, फ्लोरा फोना, वो सब भी इतना इफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वो सब भी सही से रहेंगे। समझ में आया? अब आते हैं कट टू 15 अगस्त 2007, 60 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एक कंट्री 7 साल तक जैसे कमिट किया था वैसा रहा है कि नहीं, वो आज देखेंगे। तो हर कंट्री का एक अचीवमेंट्स भी होते हैं, फेलियर भी होते हैं। हम लोग ये दोनों चीज देखेंगे कि 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स रही है और क्या क्या फेलियर्स रहे। ओके, तो सबसे पहले अचीवमेंट से शुरू करते हैं। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो इंडिया ने चूज किया था मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहूंगा और यूनाइटेड कंट्री रहूंगा, और वो देश और बहुत सारे जो क्रिटिक्स है उस वक्त की, जो एनालिस्ट बोलो, क्रिटिक्स जो भी है, फॉरेन पावर्स भी बोल सकते हो, उन लोगों ने ये एनालाइज किया था कि कंट्री कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री में एक से ज्यादा डाइवर्स कल्चर है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो ये क्लासेस का भी डिवीजन है, तो ये कंट्री एक साथ कैसे रह सकता है। मगर ये सबको गलत प्रूफ किया। इंडिया आज भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इंडिया में होती हैं, और हम सब जो रिलीजन हैं आज भी एक साथ इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस देश के लिए जो देश एक टाइम में रिलीजन के वजह से ही पार्टीशन हो गया था, ठीक है। तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि सारे रिलीजन एक साथ एक ही इंडिया में रहते हैं, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या अचीवमेंट का, दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एक फ्री प्रेस है जो हर वक्त गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 60 साल बाद भी हमारा जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता इतना। फिर उसके बाद हमारी मीडिया भी बहुत फ्री है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस, जो भी फेलियर अचीवमेंट है वो सब बताती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब तीसरी अचीवमेंट क्या है, तीसरी अचीवमेंट ये है, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्या, कि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन की प्रैक्टिस होने के बावजूद भी आज इंडिया एक साथ रहता है। आज इंडिया में लोग एक साथ रहते हैं, बावजूद इनके कि हमारी जो हर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं इंडिया में, डेमोग्राफिक चेंज हो जाती है, लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं, फिर भी इंडिया में लोग एक साथ रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खासियत है हमारे देश की, जो हमने 60 साल तक मेंटेन की है और आगे भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब ये हो गए कुछ अचीवमेंट्स। अब बात करते हैं फेलियर्स की। ठीक है, तो जो सबसे पहला फेलियर है वो क्या है, डिवीजन, डिवीजन ऑफ क्लासेस। जो राइट टू इक्वालिटी लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लाया गया है, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है अपकमिंग गवर्नमेंट्स की, जो उन्होंने ठीक से नहीं निभाया है। उसके वजह से आज भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, वो अबॉलिश लीगली तो है मगर अंदर ही अंदर सोसाइटी में की जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अमंग द टू कम्युनिटीज, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब आज भी बहुत सारे अर्बन भी और रूरल एरियाज में भी चलता है। ठीक है, हो सकता है कि अर्बन में कम हो, रूरल में ज्यादा हो, मगर चलता दोनों जगह आज भी। ठीक है, अब ये पहला हो गया। सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि आज भी रिलीजियस, जैसे मैंने बताया कि रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बीच में आज भी क्लेशेस होते रहते हैं। हमारे जो इलेक्शंस होते हैं वो भी रिलीजियस के बिहाफ में इलेक्शन होते हैं कि भाई मैं इस कम्युनिटी का हूँ तो मेरे को वोट दो, मैं तुम्हें बचाऊंगा इस कम्युनिटी से, ऐसा सब करके वोट हमारे यहाँ पे आज भी किया जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वोट नहीं ले रहे, हम उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे, हम सिर्फ जाति को देख के वोट दे रहे हैं, जो चीज अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आज भी इंडिया में चलता है, ये हमारा एक फेलियर है। अब तीसरा फेलियर क्या है, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई थी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हम प्लानिंग कमीशन इतना बिठाया, सब कुछ किया, मगर आज भी द इकोनॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर आर इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और कोविड के टाइम में तो ये और बढ़ गया है, पुअर आर गेटिंग मोर पुअरर एंड रिचर आर गेटिंग मोर रिचर। ठीक है, ये फैक्ट है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा फेलियर है। हमने आउट ऑफ पॉवर्टी तो लाया है, ये बात तो सच है। जो मिलियंस ऑफ इंडियंस 1947 में थे उससे तो आज बहुत कम हो गए, लिटरेसी भी बढ़ गई है, मगर हमने उतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, तो हमारी ये एक फेलियर रही है। ठीक है, कि हम इकोनॉमिक डिस्टेंस को कम नहीं कर पाए बिटवीन रिच एंड पुअर। अब जो फोर्थ है इकोनॉमिक सॉरी जो फोर्थ फेलियर है वो है कि भाई, कि आज भी लोग, ऐसे भी लोग हैं इंडिया में जो बहुत 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में अपना दिन बिताते हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग रहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खाते। तो ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला चीज है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। पॉवर्टी में इंडिया में आज भी लोग रहते हैं, बड़े बड़े स्लम्स में इंडिया में आज भी लोग रहते हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इलिटरेसी आज भी है। हाँ, कम हुई है मगर पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आई? इसका मतलब हर डोर स्टेप तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, कुछ ही सेक्टर्स को, कुछ ही लोगों को, कुछ ही लोग ज्यादा प्रॉस्पर कर गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और कुछ लोग कम प्रॉस्पर हो गए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसको मिली नहीं, किसको बहुत ज्यादा मिल गई है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अब जो पांचवी और आखिरी फेलियर है हमारे 60 साल के इंडिपेंडेंस में, वो क्या है कि भाई, कि राइट टू इक्वालिटी हम ठीक से लागू नहीं कर पाए।
ठीक है, कि जो कि कुछ जो इंडियंस है वो ज्यादा ही इक्वल है एज कंपेयर टू अदर्स। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो इंडिया में ज्यादा प्रिफरेबल है, ज्यादा फेवर में है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट उनको ज्यादा फेवर करती है एज कंपेयर टू अदर्स, सब वोट के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक टाइप का फेलियर है, हमारे सिस्टम में एक टाइप का फेल हुआ है इसको एड्रेस करने में। ठीक है, तो बच्चों आज आपका पूरा चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस खत्म होता है। ठीक है, जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए आपके सामने दिख रहे हैं, वो आप उसमें से पढ़ सकते हो। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए खुश रहो और सेफ रहो। ठीक है, चलो बाय।